क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप किसी नई चीज में पैर रखते हैं, आप कोडिंग शुरू करते हैं, आपको किसी नए वेब ऐप का आइडिया आता है, लेकिन वो ऐप पहले से एग्जिस्ट करता है। आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप तरह तरह के रास्ते ढूंढ रहे हैं। आप एक ऐसी मार्केट में काम कर रहे हैं जहाँ 90 नहीं 900 ऐसे लोग हैं जो सेम वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं, तब तो ये नंबर 900 से बढ़ के 9 लाख तक भी हो जाता है। और फिर आप ट्विटर खोलते हैं और ये देखते हैं कि एनवीडिया जैसी $5 ट्रिलियन बड़ी कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो सच में एआई का फ्यूचर बना रही है। और इसे देखकर और भी पीछे महसूस करना आसान है ना? ये सोचना क्या फायदा, मैं इससे कभी कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पर हम गलत हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये $5 ट्रिलियन का एम्पायर बिल्कुल वहीं से शुरू हुआ जहां आज हम। वो कोई जायंट नहीं थे, वो सिंपल एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए 3 दोस्त थे और वो भी वही काम करने की कोशिश कर रहे थे जो उस टाइम 90 से ज्यादा कंपनीज करने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ एक हिस्ट्री का लेसन नहीं है। मैंने पिछले एक हफ्ते में इनकी 30 साल पुरानी हिस्ट्री को स्टडी किया है और मुझे एक छुपा हुआ ब्लूप्रिंट मिला है। ये उनके 3 बैट द कंपनी पिवट्स की कहानी है जो उन्हें एक भीड़ भरी दुनिया से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी की तरफ ले गए। ये 3 पिवट्स ऐसे लेसन्स हैं जो कि हम और आप अनस्टक होने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कहानी एक ऐसी जंग की जिसे एनवीडिया को हार जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कंपनी जीती। तो फिर एनवीडिया ने अपने 90 कंपटीटर्स को हराया कैसे? पहले के 6 सालों तक कंपनी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और एनवीडिया की कंपटीटर थी एक कंपनी 3DFX। और हर कोई बस एक चीज के पीछे भाग रहा था, वो था 3D ग्राफिक एक्सीलरेटर। तो 90s के दौर में आपके कंप्यूटर का ब्रेन, आपका CPU किसी भी तरह की गेम के लिए सारी मेहनत करता था। कंप्यूटर्स की ग्राफिक कार्ड इस प्रोसेस को थोड़ा सा अलग बनाते थे, थोड़ा सा एफिशिएंट बनाते थे। लेकिन एनवीडिया ने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोसेस को और बेहतर बनाएं और यहीं से उन्होंने बैट द कंपनी वाला पिवट लिया। उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ एक CPU की हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्या होगा अगर हम ये सारा लोड CPU पर से हटा ही दें। 1999 में उन्होंने पहली बार लॉन्च किया GeForce 256। इसकी चिप एक ऐसा नया इंजन थी जो कि सारा ट्रांसफॉर्मेशन और लाइटनिंग का काम कर सकती थी। तो ये वो कॉम्प्लेक्स मैथ है जो कि बताता है कि किसी 3D ग्राफिक में लाइटनिंग कैसे पड़ी या लाइट कैसे पड़ेगी। तो इसी मूव ने CPU से सारा बोझ उठा दिया और उस समय के गेमर्स और ज्यादा डिटेल के साथ कोई भी गेम खेल सकते थे और डेवलपर्स भी और ज्यादा डिटेल के साथ कोई गेम डेवलप कर सकते थे। लेकिन ये इसका जीनियस पार्ट नहीं है, ये एक लेसन है। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उन्होंने पूरी एक कैटेगरी ही डिफाइन कर दी। उन्होंने GeForce 256 को दुनिया का पहला GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा। आपने देखा उन्होंने क्या किया? उनके कंपटीटर्स 3D एक्सेलरेटर बेच रहे थे और एनवीडिया ने पूरी कैटेगरी ही डिफाइन कर दी। एनवीडिया ने एक ऐसी ब्रांड न्यू कैटेगरी बना दी जिसके वो बाय डेफिनेशन पहले और इकलौते मेंबर थे। उन्होंने 3DFX को इररिलेवेंट बना दिया, उन्होंने कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर दिया और बाद में उनके बचे कुछ टुकड़े भी खरीद लिए। ठीक है, तो पिवट बन हो गया और ये वो पॉइंट था जब एनवीडिया गेमिंग मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुकी थी। और ये वो पॉइंट है जहां पर ज्यादातर लोग या ज्यादातर कंपनीज बस कोस्ट करते हैं। कंपनीज कंफर्टेबल हो जाती है, वो बस प्रॉफिट इकट्ठा करती है, इनोवेशन कम कर देती है। और ये वही पॉइंट होता है जहां पर हम एक छोटी सी जीत के बाद लटक जाते हैं। लेकिन सन 2006 में एनवीडिया ने कुछ ऐसा किया जो कि वॉल स्ट्रीट को तो बिल्कुल समझ नहीं आया और गेमर्स को उन्हें बिल्कुल पूरे तरह से इग्नोर कर दिया। और ये उनका दूसरा बैट द कंपनी वाला मास्टर स्ट्रोक था जिसने उन्हें आज $5 ट्रिलियन की कंपनी बनाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने सन 2006 में एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था CUDA। अब मेरे साथ बने रहो क्योंकि एक ऐसी एनालॉजी है जो कि सब कुछ चेंज करके रख देगी। आपके कंप्यूटर का मेन दिमाग एक डार्थ वाटर की तरह है, कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है लेकिन उसे वो सारे काम एक एक करके करने पड़ेंगे। और एक GPU 1000 स्टॉर्म ट्रूपर की आर्मी की तरह है, लेकिन ये सभी स्टॉर्म ट्रूपर्स अपना अलग अलग काम एक साथ कर सकते हैं। एक डेकेड तक उस स्टॉर्म ट्रूपर की आर्मी यानी GPU को सिर्फ 3D ग्राफिक्स बनाना आता था, लेकिन CUDA एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म था जिसने इसे और कंट्रोलेबल और मैनेजेबल बना दिया। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो CUDA एक आर्मी का कमांडर बन गया और इस CUDA ने ही हर एक डेवलपर को वो पावर दी कि वो इस आर्मी को जिस तरीके से चाहे, जिस डायरेक्शन में चाहे, उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए एक लेसन है, एनवीडिया ने उस सॉफ्टवेयर से लगभग अगले 6 साल तक कोई पैसा नहीं कमाया। यूज कौन कर रहा था? इसे गेमर्स यूज नहीं कर रहे थे, इसे एक साइंटिस्ट का
निश ग्रुप यूज कर रहा था, फ्लूइड डायनामिक्स के लिए और सिस्मिक प्रोसेसिंग के लिए। बाहर से देखने वालों के लिए एक फेल्ड एकेडमिक प्रोजेक्ट लगता था, लेकिन एनवीडिया के लिए यही लॉन्ग टर्म में एक सॉफ्टवेयर मोड साबित हुआ। और जब तक उनके कंपटीटर्स जैसे AMD समझ पाते कि आखिर एनवीडिया कर क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। AMD के पास स्टॉर्म ट्रूपर्स की वो सेना तो थी, लेकिन उनके पास वो कमांडर नहीं था जो कि एनवीडिया ने कूडा के रूप में डेवलप किया था। और ये कूडा नहीं है, ये CUDA है, CUDA, नॉट कोड। ठीक है, एक बार समराइज करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि एनवीडिया ने एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसका नाम है कूडा, और ये एक स्टॉर्म ट्रूपर्स की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। ये एक जनरल है। और 2012 में ये होता है, एक कंपटीशन होता है, इमेज नेट कंपटीशन, कंप्यूटर विजन का वर्ल्ड कप। चैलेंज, एक ऐसा AI बना दो जो कि इमेज में क्या दिख रहा है वो सब बता पाए कि आखिर इमेज में है क्या। और कई सालों तक ये नामुमकिन माना जाता था। दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स भी इसमें एक्यूरेसी नहीं पा रहे थे, वो लगभग 25% बार गलत आंसर्स दे रहे थे। लेकिन 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक टीम, जिसे एलेक्स क्रिलोविस्की नाम का एक बंदा लीड कर रहा था, उन्होंने एक एलेक्स नेट नाम की चीज एंटर की। उनका AI एक मॉन्स्टर था। सीखने के लिए उसे ट्रिलियंस ऑफ मैथ ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी। ये एक नॉर्मल CPU पे चलाने के लिए बहुत बड़ी चीज थी, कोई CPU इसे हैंडल नहीं कर सकता था। लेकिन एलेक्स को एक ब्रेक थ्रू मिला। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अपना AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए CPU की जरूरत नहीं है। वो CPU की जगह एक डेडिकेटेड स्टॉर्म ट्रूपर्स की आर्मी का यूज कर सकते हैं, जो कि था एनवीडिया की ग्राफिक्स और एनवीडिया का कूडा। और उसने कूडा का इस्तेमाल करके अपने AI मॉडल को 2 कंज्यूमर ग्रेड GPUs पर चलाया। रिजल्ट्स अनाउंस किए गए और एलेक्स नेट ने कंपटीशन को पूरी तरह से क्रश कर दिया। एलेक्स नेट सिर्फ जीता नहीं, बल्कि 10.8% के मार्जिन से जीता। और इसी ने साबित कर दिया कि AI के लिए डीप लर्निंग मॉडल ही फ्यूचर है। और उसी पल एनवीडिया की 6 साल लंबी वो बैट जो कि एनवीडिया खेल रहा था, उसको वैलिडेशन मिल गया। वो चीज जिससे कंपनी ने लास्ट 6 साल तक कोई पैसा नहीं कमाया, वो आइडिया उस कंपनी का वैलिडेट हो चुका था। और अब AI की रेस शुरू हो चुकी थी। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये सभी कंपनीज AI की रेस में कूद पड़ी थी। और इस AI के गोल्ड रश में सिर्फ एक ऐसी कंपनी थी जो कि शॉवल्स बेच रही थी, एनवीडिया। और उनका इस मार्केट में 90% शेयर इसी मोमेंट से आता है। अच्छा ठीक है, एनवीडिया ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, अपने ग्राफिक्स कार्ड बना दिए, अपने GPU बना दिए, और उसके साथ साथ अपने एक सॉफ्टवेयर मोड बना दी जिसे कूडा कहा गया। तो अब वो कंपनी एंजॉय कर सकती थी, आराम से रुक सकती थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉफिट को बस पॉकेट कर सकती थी। लेकिन यही फर्क होता है एक $100 बिलियन की कंपनी में और एक $5 ट्रिलियन की कंपनी में। उन्होंने एक अगली समस्या देख ली। AI मॉडल्स टाइम के साथ साथ बहुत एक्सपोनेंशियल स्केल पर बड़े होने लगे। एलेक्स नेट उन सभी के सामने बेसिकली एक बच्चा था। और एनवीडिया की स्टॉर्म ट्रूपर आर्मी वो अच्छी थी, लेकिन वो AI के लिए नहीं बनी हुई थी। वो एक जनरल पर्पस आर्मी थी जिसे बेसिकली कंप्यूटर्स में गेमिंग के लिए पहले डेवलप किया गया था। वो उस तरह का मैथ के लिए स्पेशलाइज नहीं थी जो AI को बार बार करने की जरूरत पड़ती है। तो एनवीडिया का तीसरा बैट द कंपनी पिवट था अपनी हार्डवेयर को AI के लिए स्पेशलाइज करना। 2017 में उन्होंने टेंसर कोर्स इंट्रोड्यूस किया। अब इसे इस तरह सोचो कि एक नॉर्मल कूडा एक जीनियस की तरह है जो कोई भी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एक टेंसर कोर एक स्पेशलाइज्ड कैलकुलेटर है जो सिर्फ स्पेसिफिक तरह का मैथ कर सकता है जिस पर AI निर्भर करता है, लेकिन वो इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तेज कर सकता है। और इस स्पेशलाइजेशन से ही उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई। पहले उन्होंने A100 चिप बनाई। ये पूरे AI बूम का वर्क हॉर्स था। लेकिन फिर ChatGPT, जेमिनी और ग्रॉक जैसे मॉडल आ गए जो कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल कहलाते हैं। और एनवीडिया ने क्या किया, उन्होंने दोबारा डबल डाउन किया। उन्होंने लॉन्च की अपनी H100 चिप, एक चिप जो खास ट्रांसफॉर्मर मॉडल के लिए बनाई गई हो, जो चिप उस AI को पावर दे रही है जिसे आप और मैं रोज इस्तेमाल करते हैं, वो खास उसी काम के लिए डिजाइन की गई थी। भाई अब एनवीडिया सिर्फ चिप्स नहीं बेचता, एनवीडिया पूरा AI मार्केट बेचता है। कनेक्शंस, चिप्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ। वो मार्केट में नहीं है, वो खुद ही मार्केट है। तो उन्होंने AI फैक्ट्री बना ली है, वो जीत चुके हैं। और यहाँ पर खत्म होता है उनके 30 साल लंबा सफर। लेकिन अब वो पार्ट है जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। वो सिर्फ AI नहीं बना रहे हैं, वो अब एक रियलिटी का सिमुलेशन बना रहे हैं जिसे ओमनीवर्स कहा जाता है। तो क्या है
ये एक इंडस्ट्रियल डिजिटल ट्विन है। ये एक फैक्ट्री, एक शहर, एक सड़क या फिर एक रोबोट की फिजिकल कॉपी है एक कंप्यूटर के अंदर। जरा सोचिए, BMW एक सिमुलेशन में अपनी कार की पूरी फैक्ट्री बना सकती है और उसमें प्रोडक्शन कर सकती है, और उस सिमुलेशन में वो पहले से ही पता कर सकती है कि प्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और वो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं बिना एक भी रुपया असली की प्रोडक्शन में स्पेंड किए। और टेस्ला भी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ट्रेन करने के लिए इसी तरह की सिमुलेशन का यूज करता है, और इसी तरह की सिमुलेशन का यूज कई सारी चीजों में करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे SpaceX भी अपने रॉकेट्स के लिए कई सारे सिमुलेशन बनाती है, नासा भी बनाती है, और इसी तरह की रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस एनवीडिया बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह से वो अपने असली गोल के लिए अल्टीमेट क्लोज लूप बनाते हैं, राइट, उनका सेल्फ ड्राइविंग कार प्लेटफॉर्म। एक जीनियस पार्ट है, इसे देखो। Well, our offering to this industry is the three computers, the training systems to train the AIs, the simulation systems, and the synthetic data generation systems, Omniverse and now Cosmos, and also the computer that's inside the car. Each car company might work with us in a different way, use one or two or three of the computers. We're working with just about every major car company around the world, Waymo and Zoox and Tesla, of course, in their data center, BYD, the largest EV company in the world, JLR's got a really cool car coming, Mercedes has a fleet of cars coming with NVIDIA starting this year going to production. पहले वो अपनी AI फैक्ट्रीज GPUs का इस्तेमाल करके सेल्फ ड्राइविंग AI को ट्रेन करते हैं। दूसरा, वो ओमनीवर्स का इस्तेमाल करके उस AI को एक परफेक्ट सिमुलेशन में टेस्ट करते हैं, उसे लाखों माइल तक हर दुर्लभ खतरनाक सिमुलेशन में चलाकर, कुछ ऐसा जो वो असली दुनिया में कभी नहीं कर सकते। और तीसरा, जब AI बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है तभी वो उसे असली कार के अंदर ड्राइव कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो क्या आपने देखा, जो कंपनी शुरू हुई थी एक ग्राफिक कंपनी के रूप में, जो कि शुरू में वीडियो गेम्स के लिए वर्चुअल दुनिया बना रही थी, वो कंपनी सिमुलेशंस बना रही है जो कि रियल वर्ल्ड को मिमिक करेगी इंटेलिजेंस बनाने के लिए, जो कि फिर हमारी फिजिकल दुनिया को चलाएगी। ये है एक मास्टर प्लान। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 3 बैट द कंपनीज पिवट्स की जिन्होंने एनवीडिया को एक $5 ट्रिलियन कंपनी बना दिया। एनवीडिया अब एक शिखर पर पहुंच चुका है। एनवीडिया अब इस ग्लोबल AI गोल्ड रश का भाग नहीं है, एनवीडिया खुद ही एक AI गोल्ड रश है। लेकिन अब एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज एनवीडिया के सामने आ जाता है। जब आप इतने पावरफुल बन जाते हैं तो आपका कंपटीशन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, आपके लिए असली प्रॉब्लम बन जाता है कंट्रोल। एनवीडिया की इतनी पावरफुल कंपनी है जो कि कई देशों के लिए एक चोक पॉइंट बन चुका है। हर एक नेशन चाहता है कि उसके पास सबसे पावरफुल AI के टूल्स। एनवीडिया अब एक तरीके की स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। यूएस गवर्नमेंट ने चाइना की AI प्रोग्रेस से डरकर एनवीडिया पर अपने सबसे एडवांस्ड चिप्स चाइना पर एक्सपोर्ट करने के लिए बैन लगा दिया है। अब सोचो, ये एक ऐसी मार्केट है जिसकी कीमत सालाना लगभग $35 बिलियन के आसपास है एनवीडिया की, और ये मार्केट एनवीडिया के लिए बस हवा में उड़ गई। अब इनके लिए नया चैलेंज एक बेहतर चिप बनाना नहीं है, बल्कि इनके लिए ये सारे नए चैलेंजेस खुल रहे हैं। जब आप एक स्केल तक पहुंच जाते हैं, जब आप इतने पावरफुल हो जाते हैं, तो आपके चैलेंजेस भी उतने ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो खेल बदल जाता है और उसके साथ साथ समस्याएं भी बदल जाती हैं। तो मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? पहली बात तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाई कि आप एक $5 ट्रिलियन की कंपनी के बारे में सोचकर अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करो, बल्कि ये स्टोरी आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाने के लिए है। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर आज हम लोग खड़े। इससे हमें सीख मिली पेशेंस। जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस को चेज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म चीजों को चेज कर रहे हैं, आप धीरे धीरे एक ऐसी मोड बनाओ, एक ऐसी स्किल डेवलप करो जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। तो दोस्तों, ये थी एनवीडिया कंपनी की कहानी और इससे मिलने वाली 3 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि एक वीडियो आपके दोस्तों की काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली एनवीडिया कंपनी की कहानी और इसके फाउंडर जो भी कहानियां सुनाते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उन्हें काफ़ी ध्यान से सुनता हूँ। और जब आप देखते हैं इसके पेशेंस की स्केल और इसमें एग्जीक्यूशन की स्केल, तो आप सच में समझ पाते हैं कि ये कंपनी इस AI गोल्ड रश की अनडिस्प्यूटेड किंग क्यों बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।